हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जितने भी हमारे जीडी के बच्चे हैं वो क्लास से जुड़ जाएं, क्योंकि क्लास की टाइम हो चुकी है, 11 बज चुका है। 11 बजे से आप लोगों के लिए डेली एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो हम लेकर के आते हैं, आप लोगों के लिए डिस्कस करते हैं साथ में। तो जितने भी लोग हैं चैनल के साथ में जुड़ जाएं। नोटिफिकेशन, अगर आप लोगों ने नोटिफिकेशन बेल ऑन की होगी तो आपको अभी तक क्लास का नोटिफिकेशन मिल गया होगा। और जितने भी लोग हैं अभी, अगर मान लो जितने लोग क्लास से जुड़ चुके हैं, तो एक बार सेशन को आप लोग कहीं ना कहीं शेयर कर दीजिए। जो भी आपके पास में ग्रुप हैं या जो भी दोस्त वगैरह हैं आपके, जहाँ जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको आप एक बार शेयर कर दीजिए। और उसके बाद में फिर हम चलते हैं, अपना क्लास जो है शुरू करते हैं, यानी कि अपना क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन सा शिफ्ट आज डिस्कस करने वाले हैं, किस डेट का, और फिर जो है अपना क्वेश्चन शुरू करते हुए पूरा करेंगे। बाकी अभी तक आप लोगों को अपना एग्ज़ाम सिटी और डेट पता चल गई होगी। जिस डेट को आपका एग्ज़ाम है उससे 10 दिन पहले, सॉरी सिटी तो नहीं पता चला है अभी तक आपको, सॉरी एग्ज़ाम डेट और शिफ्ट आपको पता चल गया होगा। सिटी जो है जिस डेट को आपका पेपर है उससे 10 दिन पहले चेक करेंगे तो सिटी भी आपको मिल जाएगा। और 4 दिन पहले आपको, उस डेट से 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करने को मिल जाएगा। बाकी जितने भी लोग हैं तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को इस टाइम पे थोड़ा सा और अच्छी तरीके से, जितना ज़्यादा जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं तैयारी को, और अच्छी तरीके से करने का मतलब क्या कि जितना ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा इस टाइम पे प्रैक्टिस अपनी जारी रखिए। चलो हम आप देखते हैं कि हम क्या डिस्कस करने वाले आज। तो हमारा आज ये जो जीडी का एग्जामिनेशन है जो 24/2/2024 को हुआ था, इसकी शिफ्ट 5 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में जो हुआ था उसको हम देखने वाले हैं। उसमें जो मैथ के 20 क्वेश्चन आए थे उनको हम फिलहाल आज डिस्कस करने वाले हैं। तो 20, 21, 22 20 फरवरी 2024, 21, 22, 23 और 24 का आज ये लास्ट शिफ्ट है जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, करा अनिल जो है अपनी आय का 30% एक स्कूल को दान करता है और शेष का 70% अपने बैंक में जमा करता है, ये जिसके पास अभी भी 9,765 रुपये है। तो अनिल की आय कितनी है ये हमें बताना है। अगर मान लो उसकी आय जो है 100 रुपये है, ये कैसे हो गया है क्वेश्चन भाई, तो सही है 100 रुपये अगर मान लो है, उसके बाद में फिर क्या हो रहा है, 100 रुपये मान लो उसकी इनकम है। उसके बाद में क्या करता है, 30% जो है स्कूल को दान कर देता है। इसमें से अगर 30% दान करेगा, 30 रुपये वो दान कर देगा, तो उसके पास बचेगा कितना, 70 बचेगा। उसके बाद में कह रहा है कि इसमें से भी जो है 70% अपने बैंक खाते में जमा कर देगा। तो 70x का भी अगर 70% बैंक खाते में जमा करेगा तो फिर कितना बचेगा, 30% बचेगा। कभी भी जो है, क्योंकि कह रहा है शेष का, तो शेष को हम 100% के बराबर मान के करेंगे। शेष अगर 100%, यानी जो 70x बचा है ये खुद में भी 100% है। अगर ये 100% है, इसमें से 70% इसने जो है अपने बैंक खाते में जमा कर दिया है, तो बचा कितना, बचा है अभी इसके पास में 30% बचा हुआ है 70x का, और ये पैसा कितना है इसके पास, 9,765 रुपये है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो तो यहाँ से कट ही जाएगा, बाकी यहाँ पर बच जाएगा 21x बराबर 9765, यानी कि x का मान निकालेंगे, 21 इसको डिवाइड कर देंगे, यह जाएगा 21 चौक 84, उसके में 6 और 7 13 हो जाएगा, 136 होगा, 21 का 126 और 10 बचेगा, 21 पंच 105, x का मान आ गया 465। हमसे पूछा गया आय कितनी है, तो आय कितनी है उसकी 100x है, x का मान 465 है, तो 100x का मान कितना हो जाएगा 46,500, 46,500 रुपये आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ पर फिर हमें यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में 46,500 रुपये दिया हुआ है। चलो इसके बाद फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन है, करा जो है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपये है, विक्रय मूल्य 2,000 रुपये है, तो छूट प्रतिशत कितनी है। देखो सिंपल सी बात है भाई, 2500 रुपये लिखा था, 2,000 में सामान बेच दिया गया, 500 रुपये की छूट दे दी गई है। कितने रुपए पर, हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, 2500 रुपये पर ये छूट दी गई है। परसेंट में चेंज करना है तो फिर 100 से गुणा करके सॉल्व कर लो इसको। 500 से 2500 को भाग करेंगे तो 5 बढ़ जाएगा, 5 से 100 को डिवाइड कर देंगे तो 20 आ जाएगा। यहाँ पर जो है डिस्काउंट जो था, ये जो छूट थी वो कितने की थी, 20% की थी। दूसरे ऑप्शन में हमें यहाँ पर जो है दिया गया है, सबके साथ में चाहो तो परसेंट यहाँ पर आप लगा सकते हो। बस यहाँ पर प्रतिशत में ही पूछा गया है, 10, 20, 15, 25, तो इसमें से 20% जो है हमारा आंसर हो जाएगा।
तीसरा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, करा एक साइड का जो अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 2 गुना है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए छूट प्रतिशत कितना होगा, कितना होना चाहिए, हमें बताना है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 2 गुना, यानी कि सीपी जो है 100 रुपये होगा, तो अंकित मूल्य जो एमपी है वो कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना मतलब 200 रुपये हो जाएगा। अब करा इसको लाभ कितना चाहिए, 20% का लाभ चाहिए। अगर इसको प्रॉफिट जो है 20% का चाहिए, मतलब सेलिंग प्राइस को कितना रखना चाहिए, 100 रुपये क्रय मूल्य है, 20% प्रॉफिट मतलब 20 रुपये इसको चाहिए, तो विक्रय मूल्य कितना रखेगा 120 रुपये। अगर विक्रय मूल्य 120 रुपये रखेगा और अंकित यानी लिखा हुआ है उस पर 200 रुपये, तो छूट कितने की देगा, 80 रुपये की छूट देगा। तो कितने पर, 200 रुपये पर, परसेंट में चेंज करना है तो फिर 100 से गुणा करो। यहाँ पर ये 2 जीरो यहाँ से कटेगा, बाकी 2 से 80 को काट दो तो 40 बार में कट जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है जो छूट है वो 40% की मिल जाएगी। छूट जो है इसको 40% की देनी पड़ेगी, तब भी जो है इसको 20% का लाभ होगा। तीसरा ऑप्शन आंसर होगा हमारा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर अनुपात का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें P अनुपात Q ये दिया गया था, हमें इसका मान पूछा गया है, तो सीधा जो P और Q का मान है वही उठा के यहाँ से रख दो। P का मान 6 और Q का मान 5 यहाँ पर रख लो। P का मान 6 रखेंगे तो 6 चंग 36 हो जाएगा, और प्लस Q का मान 5 रखेंगे तो 5 25 हो जाएगा ये। उसके बाद फिर अनुपात लगा हुआ है, फिर से यहाँ पर 6 चंग 36 हो जाएगा, माइनस 25 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 36 और 25 जोड़ोगे तो 36 25 61 होता है, और अनुपाते 36 में से 25 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। मतलब 61 अनुपाते 11 हमें तीसरे ऑप्शन में जो दिया गया है यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर का है। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि संख्या में 28% की वृद्धि करने पर परिणाम जो है 320 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई एक संख्या है, मान लो n है, उसमें 28% की वृद्धि कर दी जाएगी कि संख्या क्या हो जाएगी, 128% हो जाएगी। इसका मान किसके बराबर है, इसका मान 320 के बराबर हमसे संख्या पूछा गया, मतलब n का मान पूछा गया। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, देखो 16 8 128 होगा, 16 दूना 32 मतलब यहाँ पर 20 आ गया। बाकी इसको और सॉल्व कर लो, 4 से मान लो काट देते हैं, 4 दूनी 8, और 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में कटेगा। 2 से 20 को काट देंगे 10 बार में। अब 25 से 10 में गुणा होगा, मतलब n बराबर कितना हो जाएगा, 250। तो संख्या क्या हो गई हमारी, 250 हो गई। पहले ऑप्शन में हमें यहाँ पर 250 मिल जाता है। अगला हमारा छठवां क्वेश्चन है। यहाँ पर x बराबर इतना दिया गया है, y बराबर दिया गया है, x का मान इतना, y दिया गया है, y का मान इतना, z दिया गया है। x अनुपाते y अनुपाते z हमसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ से अगर आप x अनुपाते y निकालोगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 3 अनुपाते 8 मिल जाएगा। ये y इधर जाएगा तो x बटे y बराबर 3 बटे 8, उसी को बोलेंगे हम x अनुपाते y बराबर 3 अनुपाते 8। और इस वाली दूसरी लाइन से y अनुपाते z निकालोगे तो y और अनुपाते z, जेड को इधर लाओगे बटे में होगा, बराबर 3 बटे 4 है, मतलब ये 3 अनुपाते 4 हो जाएगा। अब हम तो जो मान पूछा गया उसको सीधा सा निकालते हैं। x का मान यहाँ पर देखो कितना देर मिल रहा है, 3 मिल रहा है। पहले x अनुपाते y लिखो, 3 अनुपाते 8 मिल रहा है, 3 अनुपाते 8 लिख दो। फिर y अनुपाते z क्या मिल रहा है, 3 अनुपाते 4 मिल रहा है, इसको भी लिख दो। अब इस पूरे को एक साथ में सॉल्व करने के लिए हमें जो है कुछ लिखना पड़ेगा। इस 8 को जो है आगे बढ़ा लो z के नीचे, जिसकी जगह खाली है। इस 3 के आगे बढ़ा लो यहाँ पर 3 के नीचे, क्योंकि यहाँ पर खाली है। इसको मल्टीप्लाई कर लो बस, तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, और 8 चौक 32 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 9 24 32 हमारा आंसर होगा। 9 24 32 हमें चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है। ये अनुपात निकालने का तरीका आपको पहले भी जो है बताया जा चुका है। 5 क्रमागत जो है विषम संख्याओं का औसत 21 है। इन 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो कभी भी अगर मान लो जैसे 5 संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं और वो क्रमागत हैं, तो हमेशा जो है बीच वाली संख्या जो है औसत होती है। अगर क्रमागत है तो बीच वाली संख्या औसत होगी। मतलब 5 संख्याओं में ये मान लो पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, तीसरी संख्या है, चौथी संख्या है और 5वीं संख्या है। तो बीच की संख्या कौन सी है, यही तीसरी तो है। मतलब ये जो 21 औसत है, मतलब ये तीसरी संख्या ही है। अगर तीसरी संख्या है और क्रमागत विषम संख्या, तो 21 के बाद में अगली क्रमागत कौन सी आएगी, 23 आएगी, और अगली क्रमागत 25 आएगी। सबसे बड़ी संख्या पूछा गया, मतलब 25 ही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो हमें दिया गया है ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से करके आप जो है निकाल सकते हो। मान लो अभी इस वाले क्वेश्चन में 1 मिनट देख लेते हैं। और इस वाले क्वेश्चन में मान लो सबसे छोटी संख्या पूछा गया होता है, तो सबसे क्या करते हैं, 21 से पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा, इससे पहले 18 जो है 17 आ जाएगा। मतलब सबसे छोटी संख्या फिर ये हो जाती है। लेकिन ये हमसे यहाँ पर पूछा नहीं गया, हमसे यही पूछा गया है।
अगला यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर का करा है 60 मीटर जो है लंबे एक बिजली के तार को 5-5 मीटर के बराबर खंडों में काटा जाता है, खंडों की संख्या की गणना कीजिए। अब यहाँ पर जो है 60 मीटर का एक तार है, इसको 5 मीटर का एक खंड बनाया जाए तो 60/5 मतलब 12 खंड हो जाएंगे, 12 खंड इसके हो जाएंगे। ये आंसर होगा। चौथा ऑप्शन जो हमें दिया गया है ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर यहीं पर ये पूछ लिया जाए कि तार को जो है कितनी जगह से काटना पड़ेगा, तब क्या बताओगे आप लोग? तार को जो है 12 खंड बनाने हैं तो तार को कितनी जगह से काटना पड़ेगा ये पूछा जाए, तब क्या करोगे? तब भी 12 आएगा? कितने लोगों को ये लग रहा है कि 12 ही आएगा? चलो बताओ, कितने लोगों को ये लग रहा है कि 12 आएगा, कितने लोगों को लग रहा है कि 13 आएगा, कितने लोगों को लग रहा है 11 आएगा? तो देखो, कभी भी अगर खंड काटने हैं तो तार तो भाई जुड़ा थोड़ी होगा, तार तो एक एक साइड से कटा ही होगा ना शुरुआत में। तो वहां पर खंडों की संख्या कितनी होगी? जितने खंड हो रहे होंगे उससे एक कम। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं, मान लो यहाँ पर भी ये जो भी होता, मान लो 60 मीटर का ना होकर के 20 मीटर का ही होता। अगर 20 मीटर का होता, 5-5 मीटर के अगर आप खंड बनाते तो कितना बनता? 4 खंड बनता। लेकिन अगर मान लो पूरा 20 मीटर का एक तार ऐसे मान लो हमने बना दिया। अब अगर मान लो इसको हम काटते हैं, 4 बराबर पार्ट करते हैं। देखो, पहले हम मान लो यहाँ से काट देंगे, उसके बाद में यहाँ से काटेंगे, उसके बाद में यहाँ से काटेंगे। देखो 4 पार्ट हो तो गया। हमने कितना जगह से काटा है? 1, 2 और 3। तो जितने खंड हो रहे होंगे उससे एक कम बार काटेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला काटने वाला क्वेश्चन भी कभी कभार पूछा जाता है। तो यहाँ पर 12 तो खंड बनेंगे, लेकिन अगर ये पूछा गया होता कितनी जगह से काटा जाएगा तो 11 जगह से उसको हमें काटना पड़ेगा, यानी कि 11 बार जो है हमें काटना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा आपका इसी में अलग टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। अगला हमारा है 9 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि पिछले साल जो है नील ने 2 घड़ियां खरीदी। इस साल उसने 15,000 प्रति घड़ी जो है की दर से दोनों घड़ियां बेच दी। एक घड़ी पर उसे 25% का लाभ हुआ और दूसरी घड़ी पर x% की हानि हुई। यदि उसकी निवल हानि जो है 2,000 रुपए है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ये हमें बताना है। यहाँ पर देखो 15,000 की एक घड़ी बेच रहा है, कह रहा है एक घड़ी पर उसको 25% का लाभ हुआ है, मतलब कि उसने उस घड़ी को कितने में बेचा होगा? 125% में। 125% में बेचा है, 125% का ही मान कितना है? 15,000 रुपए है। तो यहां से अगर 25 से मान लो काट देते हो इसको, तो 25 से अगर इसको काटोगे 25 पंचे 125 और 25 यहाँ पर छक्का 150 मतलब 600 आ जाएगा। और 1% का यहाँ से आप मान निकालोगे तो कितना जाएगा? 12 पंचे 60 मतलब 120 हो जाएगा। 100% का अगर मान निकालना है आपको तो हो जाएगा 12,000, मतलब कि एक घड़ी का उसका जो क्रय मूल्य था वो 12,000 रुपये था, पहली घड़ी का, जिसको जो उसने 15-25% के लाभ पर बेचा है। अब देखो दोनों घड़ी का विक्रय मूल्य कितना हुआ? कह रहा है कि 15,000 रुपए में प्रत्येक घड़ी को बेचा है, मतलब एक घड़ी को 15,000 में बेचा है। तो दोनों घड़ी कितने की बिक जाएगी? इसकी 30,000 की बिक जाएगी। 30,000 की बिक जाएगी, मतलब ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और दोनों घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा? सीपी कितना होगा? कह रहा है 2,000 की हानि हो गई है, मतलब 30,000 का इसने भेजा है, बेच दिया है सॉरी, और 2,000 की हानि हुई है, मतलब घड़ी कितने की रही होगी? 32,000 की रही होगी। 32,000 की घड़ी दोनों थी, लेकिन उसने दोनों घड़ी को 30,000 में बेच दिया, इसलिए इसको 2,000 की टोटल हानि हो गई है। अब उसमें से भी देखो ये 32,000 की जो है 2 घड़ियां हैं, 2 घड़ियां हैं 32,000 की, उसमें से भी एक घड़ी का मूल्य हमने निकाल लिया 12,000। तो दूसरी घड़ी कितने की रही होगी? 20,000 की रही होगी, यही तो हो जाएगा। दूसरी घड़ी कितने की रही होगी? 20,000 की रही होगी, और दोनों घड़ियों को इसने 15,000 में बेचा, मतलब इस 20,000 वाली को भी इसने कितने में बेच दिया है? 15,000 रुपए में बेच दिया है। तो इस वाली घड़ी पर उसको 5,000 रुपए की हानि हुई है, और क्रय मूल्य कितना था? 2,000 रुपए। परसेंट में चेंज, सॉरी 20,000 रुपए परसेंट में चेंज करना है तो फिर 100 से यहाँ पर गुणा करके सॉल्व कर लो। ये 3 जीरो यहाँ पर, 3 जीरो ये कटेगा, बाकी 5 चौक 20 और 4 से 100 को काट देंगे तो 25 आ जाएगा। मतलब दूसरी घड़ी पर इसको 25% की हानि हुई है, इतने परसेंट का लॉस हुआ है दूसरी घड़ी पर, यानी कि यही हो गया एक्स का मान, यही एक्स का मान हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी इसको चाहो तो आप सक्सेसिव से भी जो है लगा सकते हो। यहाँ पर हमने इस तरीके से बताया, थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन ये मतलब इजीली आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। अगला हमारा क्वेश्चन जो 10 नंबर का है, यहाँ पर कह रहा है कि 17,000 रुपए को 22% की वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित ऋण पर दिए जाते हैं। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा, यह हमें बताना है। देखो अगर जो वार्षिक होगा, अगर ईयरली ब्याज दर होगी
ईयरली ब्याज संयोजित किया जाएगा तब तो 22% ही मिलेगा। लेकिन अगर हाफ ईयरली जो है ब्याज संयोजित किया जाएगा तो 11% जो है 2 बार मिलेगा। 11% 2 बार मिलेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो सक्सेसिव लगा लो यहाँ पर। अभी क्या हो जाएगा 11 + 11 और प्लस हो जाएगा 11 × 11/100। इस पूरे को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये तो 22 हो ही जाएगा, यहाँ पर 121/100 मतलब 1.21 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 23.21%। मतलब यहाँ पर इसको जो है ब्याज 22% मिलता है, लेकिन यहाँ पर 23.21% मिल रहा है, यानी कि 1.21% ज्यादा मिल रहा है। तो 1.21% निकाल लो मूलधन का। मूलधन कितना हमारा 17,000 रुपए है। 17,000 का हम निकाल लेते हैं 1.21%। यही हमारा ज्यादा पैसा हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट ही जाएगा, यानी कि बचेगा 17 × 12.1 रुपए। अगर हम सॉल्व करेंगे 17 के 17 मतलब इकाई अंक 7 केवल एक में हमें मिलेगा बस, क्योंकि 7 इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक 1, तो केवल हमें 205.7 हमारा आंसर हो जाएगा। बस हम कुछ नहीं करते, यहाँ पर गुणा वगैरह नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो ये क्योंकि इकाई अंक हमारा मिल गया, इकाई अंक 7 केवल एक ऑप्शन में है, तो वही आंसर हो जाएगा 205.7। गुणा भी करोगे 17 के 17, 17 दूना 34 हो जाएगा, एक यहाँ पर जोड़ेंगे तो 35 और 17 के 17 3 20, तो यही आएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन 11 नंबर का सिंप्लीफिकेशन से है, बहुत इजी से भी दिख रहा है। यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करना है। ये 2 × 6 हो जाएगा, 6 से 30 को भाग करेंगे तो 5 आएगा, साथ में 2 और है जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। 7 दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 3/2 वर्ष और 7/2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक की दर पर साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1920 रुपए है। वह राशि कितनी है, यह हमें बताना है। देखो 12% की दर से 3/2 वर्ष का ब्याज निकालोगे तो 12 × 3/2 हो जाएगा। 3/2 यानी कि इसको सॉल्व करोगे 2 × 12 मतलब 76 का 18% ब्याज मिलेगी। और 12% की दर से ही 7/2 साल का ब्याज निकालोगे 2 × 12 मतलब 6 से 42% ब्याज मिलेगी। और दोनों का अंतर हमसे पूछेगा, दोनों का अंतर हम निकालते हैं। 18 और 42 का अगर हम अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24% आ जाएगा। और 24% का ही मान हमें दिया गया कितना 1920 रुपए। यहाँ से 1% का मान निकालोगे 24 × 8 192 होता है, मतलब 80 रुपये आ जाएगा। मूलधन कितना होता है 100%, तो दोनों तरफ 100 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा 8,000 रुपये। 8,000 रुपये हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है, तो यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का, तो 13 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि किसी काम का जो है श्याम किसी काम का 3/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है। राखी जो है श्याम से 1.5 गुना कुशल है। राखी अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगी, यह हमें बताना है। श्याम देखो 3/5 भाग जो है 10 दिन में पूरा करता है, तो पूरा काम एक भाग कितने दिन में करेगा, 5 से पहले 10 में गुणा करोगे 50 और 3 से भाग कर दोगे, मतलब 50/3 दिन में पूरा करेगा। देखो श्याम और राखी की जो क्षमता के लिए बोला गया है, श्याम जो राखी जो है श्याम से 1.5 गुना कुशल है। 1.5 गुना है, यहाँ पर हमें दशमलव हटाना, तो मान लो श्याम की क्षमता हम 2 मान लेते हैं, तो राखी की क्षमता कितनी होगी 2 का 1.5 गुना मतलब 3 हो जाएगी, तो राखी की क्षमता 3 हो जाएगी। अब देखो पूरा कार्य कितना है, तो पूरा कार्य श्याम की क्षमता 2 और श्याम का दिन 50/3 मतलब पूरा काम कितना हो जाएगा 50/3 और गुणे 2 यानी कि 100/3। 100/3 यूनिट जो है पूरा काम हो जाएगा। इसको जो है कौन करेगी, राखी करेगी। 100/3 को आप 3 से और भाग कर दो, इसको 3 से और भाग कर दो, सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 100/9 दिन आ जाएगा। ये 3 ऊपर चला जाएगा, 100/9 दिन मतलब यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का, ये भी सिंप्लीफिकेशन का है, तो इसको सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। 25 को 4 से गुणा कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 22 को 11 से भाग कर दोगे तो कितना जाएगा 2 और गुणे 7 है यहाँ पर, और प्लस 4 × 12 हो जाएगा। 100 में आप यहाँ पर जो है चाहो तो 12 जोड़ लो, 112 हो जाएगा, और माइनस 7 को 2 से गुणा कर दो 14 हो जाएगा। 112 में से 14 घटाएंगे तो 98 आ जाएगा यहाँ पर। 98 तीसरे ऑप्शन में आंसर है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि टॉम और जेरी ने मिलकर के जो है एक घर को 9 दिनों में पेंट कर सकते हैं। यानी टॉम और जेरी अभी पेंट का काम भी करने लगे ये दोनों। अभी तक क्या करते थे आप लोग, बच्चों के लिए कार्टून ही बनाते थे। कौन कौन कार्टून देखता है, टॉम और जेरी मिलकर के जो है घर को 9 दिनों में पेंट कर सकते हैं।
यदि टॉम जो है अकेले उस घर को 15 दिन में पेंट कर सकता है तो जेरी को जो है अकेले उस घर को पेंट करने में कितना दिन का समय लगेगा। मतलब बेरोजगारी देख रहे हो आप लोग कि ये लोग जो है अपना जो मेन चीजें थी उसको छोड़ करके अब घर पेंट कर रहे हैं। तो आप लोगों को ऐसे पढ़ लो। लेकिन देखो टॉम और जेरी दो लोग हैं, ये काम को जो है 9 दिन में पेंट कर मतलब घर को जो है 9 दिन में पेंट कर सकते हैं। कमेंट कर रहे हैं आप लोग, परेशान मत होना, ठीक है। ये मत सोचना कि सर कुछ भी हम लोग के बारे में सोचते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग, मुझे पता है मेहनत करते हो तो सफलता जरूर मिलेगी। अगर टॉम जो है 15 दिन में काम को खत्म कर सकता है, यानी कि घर को पेंट कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम ले लो, 9 और 15, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 90। तो टॉम और जेरी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 9 10 90 होता है, यानी कि यहाँ पर 10 आ जाएगा। इसकी इन दोनों की क्षमता 10 है और टॉम की क्षमता अकेले कितनी आएगी, 15 छक्का 90 मतलब 6 आ जाएगी। अगर टॉम की क्षमता 6 है, इसी की तो क्षमता 6 है, तो जेरी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 6 और 4 10 होता है, मतलब ये 4 आ जाएगी। अगर जेरी की क्षमता 4 है और काम पूरा 90 यूनिट का है, तो 90 यूनिट के काम को 4 की क्षमता से करने में इसको कितना दिन लगेगा, 90/4 यानी कि 45/2 दिन लगेंगे। 45/2 दिन लगेंगे, यही आंसर होगा 22.5 दिन। दूसरा ऑप्शन हमने 22.5 इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ऑप्शन भी हमें साथ में देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का। यहाँ पर एक दमन जो है अपनी सामान्य चाल की 30% कम चाल से यात्रा करता है, तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय कितना है, ये हमें बताना है यहाँ पर। यानी कि इसकी स्पीड का पहले रेशियो लिख लेते हैं। इसकी चाल मान लो पहले 100 रही होगी, बाद में क्या कर रहा है, 30% कम कर दे रहा है, मतलब 70 की स्पीड से चलेगा। तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा, 100/70 आ जाएगा स्पीड का अनुपात। तो इनके टाइम का अनुपात क्या होगा, इसका उल्टा। स्पीड का उल्टा हमेशा टाइम होता है जब जो है दूरी समान हो। तो यहाँ पर दूरी कुछ नहीं दिया गया, मतलब समान ही होगी। तो इसका अनुपात कितना हो, देखो चाहो तो यहाँ पर इसको हटा भी दो, 1:0, 10:7 हो जाएगा। तो टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, 7:10 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको 15 मिनट ज्यादा लगता है, मतलब 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है। हमें तो यहाँ पर दिख रहा है 7 से 10 होने में इसको केवल 3 मिनट का ज्यादा लग रहा है। 3 यूनिट का जो टाइम है वो 15 मिनट के बराबर है, 15 मिनट के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकालोगे 3 मिनट आ जाएगा। तो कहा इसका सामान्य समय शुरुआत वाला है ये 7, 1 का मान 3 मिनट, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, सॉरी 5 मिनट आएगा। यहाँ पर 3 मिनट कैसे, 3 × 5 = 15 होता है, 5 मिनट आएगा। 1 का मान 5 मिनट, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 35 मिनट। मतलब इसको सामान्य समय जो था, नॉर्मल जो टाइम था 35 मिनट इसको लगना था। इसका सही समय यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर का, ये भी सिंप्लीफिकेशन से है, तो इसको हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। देखो 125 से सीधा इसको काट दो। पहले वैसे सॉल्व तो करते हैं पहले ऑफ को, लेकिन ऐसे भी काट दोगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पहले भिन्नात्मक संख्या है। 125 पंचे जो है 625 होता है, मतलब ये 5 आ जाएगा। 45 इसको काट दो तो 45 पंचे 225 होता है, मतलब ये भी 5 आ जाएगा। बाकी और क्या कटेगा, ये 64 से कट जाएगा, ये 4 चौक 16, 4 छक 24, 1 25, ये भी 4 बार में कट जाएगा। बाकी 56 से, चलो अब रहने देते हैं, ज्यादा हो गया। 5 ऑफ मतलब गुणा, फिर यहाँ पर 1 बचा है तो 1/5 प्लस ये हो जाएगा 4, और भाग को अगर आप गुणा में बदलोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 196 ऊपर और 56 नीचे। 5 से इस 5 को काट देंगे, यहाँ से 4 से 56 को काटेंगे 14 बार में कटेगा। 14 से 196 को काटेंगे तो ये भी 14 बार में कट जाएगा। यहाँ पर 1 बचा हुआ, ये इधर पूरा प्लस से पहले हमारा 1 हो गया, प्लस 1 से 14 को गुणा करेंगे 14 आएगा, मतलब 14 1 15, ये 15 हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में हमको ये दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 18 नंबर का है। यहाँ पर कह रहा है एक घनाकार जो है कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई जो है 8√3 सेंटीमीटर है। घन का आयतन, देखो किसी भी जो है घनाकार जो कमरा होता है उसमें रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होती है, उसकी विकर्ण होती है। और विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है a√3। घन का जो विकर्ण होता है वो a√3 होता है, यानी इसी का मान हमें दिया गया 8√3 सेंटीमीटर। √3 से √3 कटेगा, मतलब जो a है भुजा है वो कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है, मतलब a क्यूब हो जाएगा। ये v आयतन वॉल्यूम होता है, बराबर क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब कर देंगे, सेंटीमीटर का भी क्यूब हो जाएगा। मतलब 8 का क्यूब क्या होता है, 512, 8 × 64 512, तो 512 सेंटीमीटर क्यूब हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तीसरे ऑप्शन में हमें ये दिया हुआ है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 19 नंबर का। यहाँ पर कह रहा है कि एक कंपनी के 8 कर्मचारियों का औसत जो वेतन है वो $6,000 जो है प्रतिवर्ष है। यदि पहले 4 कर्मचारियों का औसत वेतन $5500 प्रतिवर्ष है और अगले 2 कर्मचारियों का औसत वेतन $7000 है, तो कंपनी के औसत वेतन को बनाए रखने के लिए शेष 2 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, ये हमें बताना है। देखो 8 लोगों का अगर औसत वेतन इतना है तो 8 से 48 मतलब इनका जो टोटल हो जाएगा ये $48,000 हो जाएगा, $48,000 हो जाएगा। इसमें से कह 4 लोगों का जो औसत है वो इतना है, जिसको अगर 4 से गुणा कर दोगे 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 मतलब कि $22,000 इनका हो गया। तो इनको घटा दो, 4 लोगों का जो औसत वेतन है उसको घटा दो, औसत नहीं योग, 4 लोगों का जो वेतन का योग है $22,000 उसको घटा देते हैं। बाकी 2 लोगों का जो औसत है वो 7,000 है, तो इसका भी अगर योग निकालोगे तो 14,000 हो जाएगा। तो इसको भी इसमें से घटा दो, $14,000 जो 2 लोगों का हो रहा है इसको भी इसमें से घटा देते हैं, मतलब इनका भी यहाँ पर घटा देते हैं। यानी कि ऐसे कर लो आप कि जिनका जिनका हमें पता है उनका हम यहाँ पर घटा देते हैं, उनको जोड़ के पहले घटा लेते हैं। अब 48,000 में से अगर यह 22 और 4 26 10 36,000 अगर घटा दोगे तो बचेगा कितना, ये बचेगा 4 और 8 मतलब 12,000 बच जाएगा, 12,000 बचेगा। और लोग कितने बचे हैं यहाँ पर, केवल 2 लोग बचे हैं, तो 12,000 को अगर 2 लोगों में बांटना है तो फिर से कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। और सबके साथ में डॉलर लगा था, इसके साथ में भी लास्ट में केवल डॉलर लगा लो, मतलब पहला ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हो इसको कि यहाँ पर देखो 4 लोगों का औसत वेतन मतलब $5500 है, यानी कि इन सब से जो है $500 सबसे बचेगा, मतलब टोटल बचेगा हमारा कितना, $2,000 हमारे पास में फ्री में मतलब एक्स्ट्रा बच जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है कि अगले 2 लोगों का जो औसत है वो $7,000 है, तो 6,000 से कितना ज़्यादा 1,000 है और 2 लोग हैं तो $2,000 यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से कम हो जाएगा। ये हमें प्लस में मिला, ये माइनस में हो गया, मतलब टोटल फाइनल हमारा 0 आ गया। तो फाइनल हमारा 0 आ गया, बाकी जब 2 लोग बचे तो उनका औसत क्या होगा, वही 6,000 ही आएगा। अगर यहाँ से कुछ प्लस या माइनस आया होता तो 6,000 में से हम वो घटा लेते, यानी कि 2 लोगों में पहले डिवाइड करके फिर घटाते। अगला हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर का, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है आप लोगों का। यहाँ पर कह रहा है एक मेज 8500 रुपये में खरीदी जाती है और 8,000 रुपये में बेची जाती है, हानि प्रतिशत कितना है ये हमें बताना है। तो 8500 में खरीदी गई, 8,000 में बेच दी गई, मतलब 500 रुपये का घाटा हो गया। और कितने पर, तो नीचे लिखेंगे क्रय मूल्य मतलब 8500 गुणे में 100% से गुणा कर दो, क्योंकि परसेंट में हमें निकालना है। 500 से 8500 को भाग करेंगे 17 बार में कटेगा, मतलब ये आ जाएगा 100/17% की हानि। सॉल्व करेंगे 17, ये कितना होगा 17 25 85 मतलब 5 आएगा। अब 5 जो है हमें केवल एक ऑप्शन में दिया गया, 5.88% आंसर हो जाएगा। 5.88% जो चौथा ऑप्शन है यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी तक अगर आप लोग जो है जितने भी लोग सेशन में बने हुए हैं, मतलब आप लोग थोड़ा सा सेशन को एंजॉय कर रहे थे, मतलब इसको अच्छे से पढ़ रहे थे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक एटलीस्ट बने रहते हो, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज के टाइम पर होता ये है कि लोगों का थोड़ा टाइम के बाद में जो है मतलब जी उगने लगता है कि बस करें, चलो ठीक है बाद में देख लेंगे, ये तो रिकॉर्डेड रहेगा ही, यूट्यूब पर कभी भी मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। तो कभी भी ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को नहीं सोचनी है, जो टाइम मिल रहा है उसी टाइम पर जो है प्रयास ये करो कि ख़त्म कर लो, क्योंकि बाद में जो है ज़्यादा क्लासेस हो जाएंगी तो फिर ये होगा कि हाँ बोझ सा लगेगा। क्योंकि जितने लोग जब हमने पहले दिन शुरुआत किया था तब से लेकर के जरा सोचो जो है कि अब तक की अगर आपको क्लास करनी हो तो कितनी क्लास हो जाएगी, क्योंकि 20 तारीख की 4 शिफ्ट, 20 की और उसके अंदर 21, 22, 23 और 24, यानी कि टोटल 5 दिन हो गए हैं। और 5 दिन की अगर 4 शिफ्ट देखोगे मतलब 20 लेक्चर आपके हो गए हैं, 20 क्लास हो गई है। और 20 क्लास को अगर आप यहाँ पर जो है आधे आधे घंटे की जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10 घंटा हो जाएगा, 10 घंटा हो जाएगा। ठीक है, 10 घंटे लगातार अगर आप अब तो अगर उसको आपको देखना है तो 10 घंटे लगातार देखने पड़ेंगे। वैसे आपके क्वेश्चन जो है कितने हो चुके हैं, 20 दूना 40 यानी कि 400 क्वेश्चन। ठीक है, 400 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, आप लोगों को लग रहा है कि हम लोगों ने 400 क्वेश्चन कर लिए, 400 हो गए ना भाई, भरोसा है आप लोगों को कि हमने 400 क्वेश्चन करवा दिया। मुझे खुद के ऊपर भी भरोसा नहीं हो रहा है कि हमने जो है आप लोगों को जीडी के प्रीवियस ईयर के 400 क्वेश्चन मैथ के करवा दिए हैं। 400 क्वेश्चन भाई कम नहीं होता है। जितने भी लोगों ने सीरियसली इन क्लासेस को देखा होगा ना,
बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अभी जो है ये क्लासेस तो आपकी चल ही रही हैं 3 फरवरी तक, क्योंकि 4 फरवरी से आपका पेपर है। तो 3 फरवरी तक ये क्लासेस लगातार चलेंगी। तब तक जो है आप लोग अभी देखते रहोगे, और बाकी सेशन को थोड़ा सा आप लोग शेयर भी कर दोगे, जो है जो भी आप लोगों के दोस्त वगैरह होंगे उन लोगों में, या जो भी आपके पास में कोई भी ग्रुप है, ये सारी चीज़ें डेली आप लोग भाई बिना कहे इतना तो कर ही सकते हो, एटलीस्ट सेशन को एक बार बिना कहे भी शेयर कर दिया करो। आप लोगों का थोड़ा सा अगर सपोर्ट रहेगा तो अच्छा रहेगा भाई, मेरे लिए भी ठीक है। मतलब मेरा थोड़ा सा क्या होता है, अगर मान लो ज़्यादा लोग क्लास को देखते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन सा मिलता है, क्योंकि शुरुआत में मुझे याद है, हो सकता है कि क्लास को जो है 1-2 लोग या 2-4 लोग देखते थे, लेकिन जब क्लास को थोड़ा सा ज़्यादा लोग देखते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ मुझे मतलब थोड़ा सा और एफर्ट लगाना चाहिए, ज़्यादा लोग क्लास को देखते हैं, कभी भी क्लास बंद ना हो, ये सारी चीज़ें जो है मन में लगातार चलती रहती हैं। तो चलो आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।